रोशनलाल के बचपन के मित्र को हार्ट अटैक आ जाता है। रोशनलाल हॉस्पिटल पहुंचता है। अरे राम नारायण, देखना तू जल्दी ही ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। अभी शतरंज की बाजी में तुझे हराना बाकी है। रोशनलाल, अब मैं नहीं बचूंगा दोस्त। मेरी बेटी काजल का क्या होगा? मेरे बिना किसके सहारे रहेगी? रोशन, मुझे वादा कर, तू अच्छा रिश्ता ढूंढकर मेरी काजल की शादी करवाएगा। पिताजी, आप ठीक हो जाओगे। राम नारायण मेरे दोस्त, मैं वादा करता हूँ काजल की शादी मैं अपने छोटे बेटे अखिल से करवाऊंगा। अब तू आराम कर। राम नारायण, क्या हुआ? आंखें खोल दोस्त। डॉक्टर, पिताजी आंखें नहीं खोल रहे, कुछ कीजिए डॉक्टर। सॉरी, ही इज नो मोर। पिताजी नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा बेटी, मत रो। राम नारायण की जिंदगी का सफर शायद यहीं तक था। काजल बेसहारा हो गई थी। काजल अपने काले रंग के लिए पहले ही लोगों के तानों से परेशान थी, पर पिता का साथ उसे हिम्मत देता था। उनके जाने के बाद अब ये दुखों का पहाड़ काजल पर टूट गया था। रोशनलाल काजल को अपने घर ले आता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम अपने अखिल की शादी इस काली लड़की से कर दें? एक बहू गोरी और एक बहू काली। शोभा, मैंने अपने दोस्त को जुबान दी थी, काजल मेरी जिम्मेदारी रहेगी और मेरा यही फैसला है कि अखिल और काजल की 2 दिन बाद शादी होगी। जब ये बात अखिल को पता चलती है तो वो भी इस शादी से इनकार कर देता है। पिताजी, मैं एक काली लड़की को अपना जीवन साथी नहीं बना सकता। तो ठीक है, फिर जायदाद में से एक फूटी कौड़ी मैं तेरे नाम नहीं करूंगा। जहां जाना है चला जा। अखिल गुस्से में अपने कमरे में आ जाता है। तभी, अरे देवर जी, कौन कह रहा है आप शादी के बाद इस लड़की को अपनाओ? एक बार शादी हो जाए उसके बाद किसी आसान तरीके से रास्ते का कांटा साफ कर देंगे। अभी पिताजी गुस्से में हैं। अगर जायदाद में से बेदखल कर दिया तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। शादी के लिए हाँ कह दो। अनीता घर की बड़ी बहू थी, इसलिए अपने गोरे रंग रूप पर इतराती थी। अखिल अनीता की चालाकी भरी बातों को समझ जाता है और 2 दिन बाद अखिल और काजल की शादी हो जाती है। एक सुबह, माँ जी, ये आपके लिए चाय लाई थी। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है, अपनी बदसूरत शक्ल लेकर सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर। मेरी गोरी और सुंदर बहू अनीता कहाँ है, जिसके कमरे में आते ही उजाला हो जाए? माँ जी, वो भैया के साथ रोहन के स्कूल गई हैं, इसलिए मैं चाय ले आई। अब ये चाय भी अपने रंग जैसी काली बना लाई है, देखो तो उल्टी आ जाए। काजल रोती हुई रसोई में चली जाती है। काजल बेटी, तुम इन लोगों की बातों को दिल पर मत लगाओ। ये लोग सिर्फ ऊपरी दिखावे में विश्वास रखते हैं। पता नहीं, गलती मेरी ही थी जो तुम्हें इस घर में ले आया। रोशनलाल दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। एक दिन बाद अनीता के बेटे रोहन का जन्मदिन था। सभी मेहमान आए हुए थे। अनीता ने घर में ही बड़ी पार्टी का इंतजाम किया था। अरे अनीता, सब लोग रोशन के केक काटने का इंतजार कर रहे हैं भाई। रोहन बेटा, चलो केक काटो। रुकिए भैया, मैं अपना कैमरा ले आऊं फैमिली फोटो के लिए। काजल, फोटोज में थोड़ा पीछे रहना। वैसे तुम फ्रेम में ना ही आओ तो बेहतर है। अरे अनीता बहू, कैसी बच्चों सी बातें करती हो? सारी यादगार फोटो मेरे पोते की खराब करवानी है इस काली शक्ल को बीच में दिखाकर। अखिल, चल मेरे पोते की फोटो ले आ मेरे लाल, दादी के साथ फोटो खिंचवाएगा। सब लोग फैमिली फोटो खिंचवाने लगते हैं, पर काजल को कोई भी फोटो के बीच में नहीं लेता। तभी, अब अखिल, एक फोटो मेरी और काजल बहू की भी खींच। आखिर शादी के बाद ये इसका घर में पहला फंक्शन है। अखिल मुंह बनाकर अपने पिता और काजल की फोटो लेता है। गोरी बहू काली बहू के बीच का भेदभाव रोशनलाल को साफ दिखाई दे रहा था। एक दिन, शोभा, सारी तैयारी कर ली तुमने? कल सुबह ही हम सबको वैष्णो देवी यात्रा पर निकलना है। मैंने और अनीता ने कर ली है सारी तैयारी, पर अपने आप को हूर की परी समझने वाली काजल बहू से पूछ लो। उधर अनीता और अखिल काजल से छुटकारा पाने की अपनी ही तरकीब लगा रहे थे। भाभी, उस काली सूरत के साथ रहना एक एक दिन मुझे भारी पड़ रहा है, और पिताजी ने ये वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम और बना लिया। अरे देवर जी, मैंने सब सोच लिया है। यात्रा के दौरान दुर्घटना हुई, एक महिला का पैर फिसला और वो खाई में गिर गई। लाश का कुछ अता पता नहीं। ऐसी कितनी खबरें रोजाना सुनने और देखने को मिलती हैं, तो समझ गए ना हमें क्या करना है। पर ये सब आप करोगी कैसे? बस देखते जाओ देवर जी, आप मेरे इशारों को समझते रहना और काम हो भी जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अनीता और अखिल काजल को मारने का प्लान बना चुके थे।
अगले दिन सब वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकलते हैं। सब मिलकर वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करते हैं। अरे काजल बहू, तुमने पैरों में चप्पल नहीं पहनी? पिताजी, मैं नंगे पांव ही माता रानी के वैष्णो धाम की यात्रा करूंगी। बाकी सब लोग मुंह बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। चढ़ाई पर चलते चलते रोशनलाल और शोभा पालकी में बैठ जाते हैं। सुधीर और अखिल तेज चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। सुधीर, आप और देवर जी आगे चलते रहिए। मैं थोड़ा थक गई हूँ, आराम आराम से आऊंगी। काजल, मेरे साथ साथ ही चलना। ठीक है भाभी, मैं आपके साथ ही चलूंगी। मैं भी पापा और चाचू के साथ आगे चलूंगा। पापा रुको, मैं भी आ रहा हूँ। रोहन रुको, पापा आगे चले गए हैं। अरे भागो मत बेटा, गिर जाओगे। भाभी, मैं रोहन को बुलाती हूँ। इतनी देर में भागते हुए रोहन का जूता फिसल जाता है और वो खाई की तरफ गिरने लगता है। रोहन, मेरा बच्चा। काजल रोहन का हाथ पकड़ लेती है और उसे ऊपर खींचने लगती है। काजल, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा बेटा। घबराओ मत रोहन, मेरा हाथ पकड़े रहना बेटा। काजल रोहन को ऊपर खींच लेती है। रोहन घबराया हुआ काजल से लिपट जाता है। इतनी देर में अनीता की आवाज सुनकर सुधीर और अखिल भी आ जाते हैं। मेरा बच्चा, मेरा रोहन। रोहन, तुम ठीक हो ना बेटा? सुधीर, आज काजल न होती तो पता नहीं मैं अपने बेटे को खो देती। काजल, तुमने आज मेरे रोहन को खाई में गिरने से बचा लिया। हम सब ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, पर तुम बहुत अच्छी हो काजल, मुझे माफ कर दो। भाभी, रोना बंद करो, आप मेरी बड़ी बहन जैसे हो, फिर आपकी किसी बात का भला मैं बुरा क्यों मानने लगी। ये सब देखकर अनिल का भी सिर शर्म से झुक जाता है। अखिल और अनीता जानते थे कि वो क्या पाप करने की सोच लेकर ऐसे पवित्र स्थान पर आए थे। सब मिलकर भवन पर पहुंचते हैं। शोभा और रोशनलाल को सारी बात पता चलती है। काजल, मुझे भी माफ कर दे बहू। आज माँ के दरबार के सामने मैं तेरे से अपने बुरे व्यवहार की माफी मांगती हूँ। अखिल काजल के साथ मिलकर माँ के दर्शन करता है। काजल की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज माँ की कृपा से उसे अपना परिवार मिल गया था और गोरी काली बहू का भेद दिलों से मिट गया था।